स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। ये सीरीज एसआई का है जो एडिटोरिया पुस्तक से ली गई है। पहला सीरीज है और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा और आप लोग बनाने का काम भी कीजिएगा। कहा जा रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ कि मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कंबोडिया और तीसरा ऑप्शन दे रखा है वियतनाम और चौथा ऑप्शन दे रखा है लाओस। तो आपको बताना है कि मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो मेकांग डेल्टा जो है वियतनाम में स्थित है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, वियतनाम। लेकिन तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में मेकांग डेल्टा स्थित है। और रही बात म्यांमार का, थोड़ा म्यांमार का अभी इसलिए चर्चा है क्योंकि वहाँ पे तख्ता पलट हो गई है। आंग सान सू ची पर जो है कई आरोप है और 15 फरवरी तक वो नज़रबंद है। और ध्यान रखिएगा वहाँ जो है आपातकाल 1 साल के लिए लगाया गया है। वहाँ इंटरनेट की सेवाएं भी बंद है और म्यांमार की राजधानी है नाओपिताओ और मुद्रा वहाँ का क्यात है और संसद पिथु हलुतो है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है 2 में कि निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो बैरोमीटर से क्या होता है, वायुदाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका आविष्कारक जो है इह्वान ग्लेसिस्टा और इसका पूरा नाम इह्वान ग्लेसिस्टा टोरिसेली है। और जब एकाएक नीचे गिरे तो आंधी आने की संभावना रहती है, धीरे धीरे नीचे गिरती है तो वर्षा आने की संभावना रहती है और धीरे धीरे जब ऊपर जाए तो साफ होने की संभावना रहती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारे का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वायुदाब मापी में अचानक गिरावट किसको दर्शाता है। तो अचानक गिरावट किसको दर्शाएगा, तो तूफानी मौसम को दर्शाएगा, आंधी तूफान को दर्शाएगा, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहा जा रहा है 3 में कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। पहला ऑप्शन है बीजों के अधिक उपज वाली किस्में, दूसरा सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई और तीसरा है उर्वरक, रासायनिक उर्वरक और चौथा है साख भंडारण, विपणन और वितरण। तो हरित क्रांति का तात्पर्य जो है कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है, जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, नई तकनीकों को प्रयोग में परिणाम स्वरूप हुई है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणु नाशी और शाख भंडारण, विपणन और वितरण। तो यहाँ आपको सजा करके बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। तो हमने आपको बता दिया था। तो क्या हो जाएंगे, बीजों के अधिक उपज वाली किस्में भी होगी और सतही जल और भूमिगत जल सिंचाई ये भी होगा। तीसरा कहा जा रहा है कि रासायनिक उर्वरक ये भी है और चौथा है शाख भंडारण, विपणन और वितरण। तो सब होंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कहा जा रहा है 4 में कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो भारत जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है, जहां 77,482 किलोमीटर स्क्वायर है। और मध्य प्रदेश का सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान जी है और वहां के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो सबसे अधिक लंबाई किसका है, इस ऑप्शन में हम देखेंगे तो सबसे अधिक जो है गोदावरी का है, जो कि 1465 किलोमीटर है। इसके बाद आती है कृष्णा नदी जिसका
1402 किलोमीटर है। इसके बाद नर्मदा 1312 किलोमीटर है। इसके बाद कावेरी नदी जिसका 800 किलोमीटर है। तो बताइए और सजाइए। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा क्या है, गोदावरी। तो इसका 2, 3 और 1 4 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। कहा जा रहा है 6 में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां बताना है जो कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मुलिंगला दारा उत्तराखंड, जिलेपला दारा सिक्किम और देफू दारा मिजोरम और तुजू दारा मणिपुर। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। तो दीपू दारा जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह दारा जो है 4590 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह दारा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। तो यही गलत है आपका, दीपू दारा मिजोरम में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। कहा जा रहा है 7 में कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। मालवी, बाचौर या कांकरेज या सुरती। तो सुरती भैंस की नस्ल है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य सभी नस्ल गाय की है। भैंस की जो है कुछ अन्य प्रमुख नस्लें हैं, मुर्रा, जफराबादी, नागपुरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। कहा जा रहा है 8 में क्या चीज, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। असम में अवस्थित है या तेलंगाना में अवस्थित है या अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है या मेघालय में अवस्थित है। तो कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के कामेंग नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में कामेंग नदी पर स्थित है। यह 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया था। कोलकाता, बंबई या कानपुर या सूरत। तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो भारत की पहला जो है आधुनिक सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लास्टर यानी कि कलकत्ता में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। आगे चलकर 1854 ईस्वी में केजी एंड डाबर द्वारा मुंबई में मुंबई शिपिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से पहला सफल जो है सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया, जिसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, बंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। कहा जा रहा है 10 में कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम या उड़ीसा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है ग्रामीण क्षेत्र का प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या स्थित है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर हिमाचल प्रदेश भारत में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत आबादी वाला राज्य है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है पहले है हिमाचल प्रदेश प्रतिशत 90%, बिहार 88.7%, असम 85.9% और उड़ीसा 83.3%। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कहा जा रहा है कि उष्ण तथा शुष्क पवन यानी कि सामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है। पूर्व एशिया में पाई जाती है या अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाई जाती है या इराक में पाया जाता है या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। तो गर्म और शुष्क हवा जो सामल है ये इराक में पाई जाने वाली ये स्थानीय हवा है। तो इसका सही जवाब इराक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है,
बताना है आपको कि इसमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है क्या चीज कि राष्ट्रपति संसद का सत्र जो है आहूत करता है, और दूसरा है राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, तीसरा है राष्ट्रपति सदन का सत्र अवसान जो है कर सकता है, और चौथा जो है राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो जहां तक 1, 2 और 3 सही है, क्योंकि लोकसभा की बैठक स्थगित करने तथा गण पूर्ति न होने पर सदन की बैठक निलंबित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, न कि राष्ट्रपति को। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन या माह तक रोक सकती है। तो संविधान के अनुच्छेद 172 के आधार पर विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में जो है 3 माह के लिए एवं दूसरी बार में 1 माह के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14 दिन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार, या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, या राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, केवल सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार है। संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 42। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 38 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 39 घ में ये बात कही गई है कि पुरुष एवं स्त्रियों के सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिले। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, या निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करते हैं, या निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो संसद सदस्यों की निहरता संबंधी मामलों पर निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ऐसा अनुच्छेद 102 के 2 के आधार पर किया जाता है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। कहा जा रहा है 17 में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्यों, इनमें से सभी। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इनके आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य अथवा नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो ये इनमें से सभी होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कहा जा रहा है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है नए राज्यों के निर्माण में, युद्ध की घोषणा करने में, वित्तीय आपात में, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर
संसद राज्य सूची में विषयों पर कानून बनाए तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा बनाया गया इस प्रकार का कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित करके इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है। लड़का से मार देता है क्वेश्चन में कि सही है, मिस्टेक हो जाता है। तो मिस्टेक नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कह रहा है सही नहीं है। ऑप्शन को देखेंगे, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, इसे मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है, इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कथन ए, बी और सी जो है तीनों सत्य है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उनके बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकृत किया गया। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन हेतु कितने विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया। तो संविधान संशोधन हेतु 3 विधियों को अपनाया गया। पहला, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, संसद में समान बहुमत के आधार पर, जो कि कतिपय अनुच्छेद के निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, और दूसरा, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार, तीसरा, विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका अनुच्छेद 368 के तहत। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। कहा जा रहा है 21 में कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है। तो आपको बताना है कि किनका जो है कार्यकाल सही क्रम है, बताया जाए। पहला है ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन और वीवी गिरी। तो यहाँ आपको बताना है। और दूसरा है वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर जो है वेंकटरमन, यानी कि उसी को इधर उधर कर दिया है और सही क्रम आपको कह रहा है बताने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, वीवी गिरी का जो है कार्यकाल 1969 से लेकर के 1974 तक था और नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से लेकर के 1982 ईस्वी तक था। और जो है ज्ञानी जैल सिंह का 1982 ईस्वी से लेकर के 1987 ईस्वी तक था और आर वेंकटरमन का 1987 से लेकर के 1992 ईस्वी तक था। तो सबसे पहले वीवी गिरी का था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वीवी गिरी, इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी का, इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, इसके बाद जो है आर वेंकटरमन का कार्यकाल था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 60 वर्ष, या कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता अनुच्छेद 124 में निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार योग्य व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो। और तीसरा कंडीशन किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में परंपरागत विधि वेता हो तो वैसे व्यक्ति ही न्यायाधीश बन सकते हैं। यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है उम्र की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कि निम्नलिखित में विटामिन है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन विटामिन है, कैरोटीन या राइबोफ्लाविन या इन्सुलिन या एड्रेनालिन। तो राइबोफ्लाविन B2 का विटामिन है और कैरोटीन प्रोटीन का, इन्सुलिन जो है हार्मोन से और एड्रिनल जो है हार्मोन से इसका संबंध है। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइबोफ्लाविन जो है B2 विटामिन है, बाकी सब विटामिन नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है मैग्नीशियम और विटामिन डी का, आयरन और विटामिन सी का, कैल्शियम और विटामिन सी का, आयरन और विटामिन ए का। तो दूध में आयरन और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होने के कारण आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। तो इसका सही जवाब आयरन और विटामिन सी का कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर जो है 25 को हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है 25 में कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, विटामिन ए का या विटामिन ई का या विटामिन डी का या विटामिन के का। तो यकृत जो है विटामिन के का संश्लेषण करता है, ध्यान रखिएगा, और विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। यह जो है प्राथोम्बिन नामक नमक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 26। कहा जा रहा है कि स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है अतिरिक्त लवणों के निकालने से, नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, या ताप नियमन से, या यौन आकर्षण से। तो श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है। यह सामान्यतः घुमावदार एवं नालवंत होती है। यह ग्रंथियां तापमान को नियंत्रित करती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताप नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कहा जा रहा है 27 में कि मूत्र का असमान घटक है, यूरिया, क्रिएटिनिन या एल्ब्यूमिन, और चौथा सोडियम। तो सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, और यूरिया जो है 2.6% और यूरिक एसिड 0.3% तथा क्रिएटिनिन जो है होती है और इसका रंग जो है यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। इसका पीएच मान जो है 6 होता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, असमान घटक है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जा, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। कहा जा रहा है 28 में कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि का परावर्तन पर काम करता है, या ध्वनि का अपवर्तन पर काम करता है, या ध्वनि का व्यक्तिकरण पर कार्य करता है, या ध्वनि का अध्यारोपण पर कार्य करता है। तो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि की परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, 1, परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, हृदय धमनी या फुसफुस धमनी या कैरोटिड धमनी या यकृत धमनी। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जिगर को जो है ऑक्सीजनित रुधिर धमनी जो है ले जाने, रुधिर यकृत धमनी ले जाने का कार्य करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, यकृत धमनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है,
पीयूष ग्रंथि के द्वारा या ओटो ग्रंथि के द्वारा या स्तन ग्रंथि के द्वारा या अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है जरा आप लोग बताएं। तो ये जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, बताएंगे। तो पहला है जामुन, जकरंदा, जैट्रोफा और ऑप्शन नंबर डी में A+B कर दिया है। तो जैट्रोफा के बीज से जैट्रोफा ऑल निकाला जाता है, जिसके प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल जैसे कि जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जैट्रोफा हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे, यानी कि 32 को कहा जा रहा है कि गेहूं का धाबा रोग किसके कारण होता है, बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, गेहूं का धाबा रोग किसके कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलागोमेरिडिस, दूसरा है पॉक्सीनिया ग्रैमिनिस और दूसरा ऑप्शन है अस्टिलैगोट्रिटिसी और चौथा ऑप्शन है कोलेटोट्रिकम फाल्कटम। तो इसका सही जवाब क्या होगा जरा आप लोग बताइए। तो अस्टिलैगोट्रिटिसी एक पादप रोगाणु है जो गेहूं के धब्बे का कारण बनता है। इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके सही जवाब हो जाएंगे, अस्टिलैगोट्रिटिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। कहा जा रहा है 33 में कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं, गुरुत्वीय और नाभिकीय। दूसरा ऑप्शन है स्थिर वैद्युत और नाभिकीय और तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत और चौथा ऑप्शन है कुछ अन्य बल। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कौन कौन होते हैं, पहला गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है, ध्यान रखिएगा, एक परमाणु वाली गैस पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो है ये दो परमाणु वाली गैस है और एक परमाणु वाली गैस नियोन है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि नियोन हो जाएंगे, गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 35 कहा जा रहा है 35 में कि ऑक्सीजन की प्लस एवं ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किस में, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और जवाब दीजिए। तो जितनी क्या होता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, न कि +2, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें 2 होता है OF2 में, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। अब यहाँ बताना है कि पैदा नहीं करती है, हाइड्रोजन के साथ जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। तो कौन धातु है बताएंगे आप लोग। तो जितने क्षारीय धातु होता है जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है, क्योंकि इसका जो है आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव हाइड्रोजन से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। इसका सही जवाब यानी कि क्या हो जाएंगे, कैडमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। 37 में क्या कहा जा रहा है कि पायस एक कोलाइड होता है, द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में गैस का। तो क्या होंगे इसका सही जवाब जरा आप लोग बताएं। तो पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, किसका, द्रव में द्रव का, यानी कि इसका है कोलाइडी निकाय है, जैसे कि दूध और पायसी तेल, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे, द्रव में द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए,
क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा है 38 में कि उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? HCl का, HNO3 का, H2SO4 का या HF का? तो बताएंगे। तो उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में अधिक किया जाता है। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि H2SO4। आगे की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है? रेडियोधर्मी पदार्थों में किसके उत्सर्जन के दौरान अधिक परिवर्तन यानी कि द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? अल्फा उत्सर्जन, बीटा उत्सर्जन, गामा उत्सर्जन, ऑक्सीकरण। तो क्या होंगे इसका सही जवाब, जरा आप लोग बताएं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गामा उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? निर्जलीकरण की प्रक्रिया आवश्यक है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया आवश्यक है, या रिडक्शन प्रक्रिया आवश्यक है, या जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना जो है आवश्यक है? तो बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर उष्मा उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रतम से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी, जलयोजन द्वारा हाइड्रेट बनाना, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। कहा जा रहा है 41 में पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? उष्मा की अच्छी परावर्तक है, या उष्मा की गैर अवशोषक है, या उष्मा की अच्छी जो है अवशोषक और अच्छी विकिरक है, या उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है? तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो हमारी पृथ्वी उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, हमारी पृथ्वी जो है उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। कहा जा रहा है 42 में कि आवर्धक लेंस क्या होते हैं? वृहत फोकस दूरी सहित अवतल लेंस होता है, या अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस होता है, या बृहत फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है, या अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है? तो आवर्धक लेंस जो है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 में कि क्वार्टज किस से बनता है? कैल्शियम सल्फेट से बनता है, या सोडियम सल्फेट से बनता है, या कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, या सोडियम सिलिकेट से बनता है? तो क्वार्टज जो है एक रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टज एक रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टज कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 44 को हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जरा आप लोग बताएंगे बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है श्रेयांता के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है बॉयल का नियम पर कार्य करता है, गुरुत्वीय बल के नियम पर कार्य करता है, या पृष्ठ तनाव के नियम पर कार्य करता है। तो जब बॉल पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल पेन कागज के घर्षण से घूमता है, तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती है हुई कागज पर आ जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गुरुत्वीय बल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत शक्ति के द्वारा, विद्युत शक्ति के द्वारा, या विद्युत दाब के द्वारा, या विद्युत क्षरण के द्वारा, या विद्युत विसर्जन के द्वारा? तो त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित चालक का प्रयोग भवनों के सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 46 को देखेंगे। 46 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में कि लेजर का आविष्कार किसने किया था, टीएच मैमन ने या सेमूर क्रे ने या फ्रेड मॉरिसन ने या सर फ्रैंक हेटल ने। तो बताएंगे लेजर का आविष्कार किसने किया था। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। का आविष्कार जो है टीएच मैमन द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग संचार, सूचना तकनीक, दूरी और समय मापन, होलोग्राफी अथवा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्या चीज, तो टीएच मैमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग देखेंगे। 47 में क्या कहा जा रहा है कि तापमान घटाने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता जाता है या बढ़ जाता है या अपवर्तित रहता है या शुरू में घट जाता है और उसके बाद बढ़ जाता है। तो धातुओं का विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से बढ़ता है, जबकि धातुओं का प्रतिरोध तापमान घटाने से घट जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्योंकि तापमान घटाया जा रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। 48 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है, 2 स्तरीय किए गए हैं या 3 स्तरीय किए गए हैं या 4 स्तरीय किए गए हैं या 5 स्तरीय किए गए हैं। तो भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरीय किया गया है, जो निम्न है। राज्य सहकारी बैंक, दूसरा केंद्रीय तथा जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक ऋण समितियां। तो इन जो है 3 स्तर पर किया गया है, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक ऋण समिति। आगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 49 नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा किस रूप में व्यापक मुद्रा कहा जाता है। निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, M1, M2, M3 या M4। तो M3 को जो है व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा भी कहते हैं। M3 मुद्रा का संबंध बैंकों की कुल जमा राशियां से है। M3 इजकल टू क्या हो जाएगा, M1 प्लस बैंकों की आवधिक जमाएं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि सी M3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 को देखेंगे। 50 में क्या कहा जा रहा है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस 5 वर्षीय योजना के दौरान की गई, चौथी, 5वीं, 6ठी या 7वीं। तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इस योजना का कार्यकाल 1985 से लेकर के 90 तक था। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक सुभाडे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है या आरबीआई करता है या जीएसटी परिषद करता है या आईएमएफ में भारत सरकार के प्रतिनिधि करते हैं। तो ट्रेजरी बिल तथा सरकार के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आरबीआई करता है। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई। इसके वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास जी हैं। तो इसका सही जवाब यानी कि आरबीआई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग देखेंगे। 52 में क्या कहा जा रहा है कि आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है, एंजिल का नियम दर्शाता है या लॉरेंज वक्र दर्शाता है या लाफेर वक्र दर्शाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लॉरेंज वक्र आय की संचयी प्रतिशत तथा जनसंख्या की संचयी प्रतिशत के बीच संबंध को दर्शाने का काम करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 53 कहा जा रहा है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रेड डाटा बुक के अनुसार जो है IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक जो है IUCN के द्वारा
प्रकाशित की जाती है, जिसमें विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधों पर जिन अस्तित्व का संकट होता है, इसके नाम दर्ज किए जाते हैं। लेकिन इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब स्विट्जरलैंड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। 54 में क्या कहा जा रहा है कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो 1971 में हस्ताक्षर कर दिया, या 1982 में कर दिया, या 1987 में कर दिया, या 1997 में कर दिया। तो रामसर संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था तथा भारत में इस पर 1982 में हस्ताक्षर किए गए और भारत के 42 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को 15 जनवरी 2021 तक रामसर संधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1982 को हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। 55 में कहा जा रहा है कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, या 10 अप्रैल को मनाया जाता है, या 20 नवंबर को मनाया जाता है, या 1 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। 56 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? ध्यान रखिएगा, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान पूछ रहा है। देहरादून, भोपाल, कोलकाता या रांची? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है तथा भारतीय वन सर्वेक्षण पूछे तब देहरादून में। यहां गलती मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके सामने है, देहरादून भी है, पहले ऑप्शन देहरादून दे रखा है। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है और वन पूछेगा तो संस्थान देहरादून में है। लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो बताइए, कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। 57 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। अब मिलान करना है, एक तरफ जो है तारापुर, कैगा, कुंडनकुलम और नरोरा, दूसरे तरफ जो है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु दे रखा है। तो तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, कुंडनकुलम जो है तमिलनाडु में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो मिलाया जाए, हम आपको बता दिए तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में है, तो क्या हो जाएंगे? इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। 58 में क्या कहा जा रहा है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया स्वतंत्र आंदोलन के समय लिखी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसकी लेखिका सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1925 में बनी थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा और इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जा। कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था प्रारूप, या वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, या अबुल कलाम आजाद ने बनाया था, या महात्मा गांधी बनाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अबुल कलाम आजाद ने बनाया था। इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और इस पर वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन दिया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो है प्रारूप अबुल कलाम आजाद ने दिया था, बनाया था, और जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था और वल्लभ भाई ने इसको समर्थन दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व करता महात्मा गांधी जी थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएंगे बताइए? अबुल कलाम आजाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कहा जा रहा है कि जिल ए इलाही की उपाधि किस शासक ने धारणा की थी? बलबन, या फिरोज शाह तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी, या शेर शाह सूरी? तो जिल ए इलाही की उपाधि बलबन ने धारण किया था। बलबन का शासनकाल
1266 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक माना जाता है। इसने रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया था तथा ईरानी जो है त्योहार नौरोज भी प्रारंभ कौन किया था? तो बलबन ने किया था। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बलबन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 61। कहा जा रहा है 61 में कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर पूछा जा रहा है। तो जैन धर्म के जो है तीसरा तीर्थक कौन थे? अजितनाथ या संभवनाथ या अभिनंदन जी या सुमितनाथ? तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के जो प्रवर्तक ऋषभ देव थे एवं इसके जो है प्रथम तीर्थकर भी थे। तो जैन धर्म के तीर्थकर जो है पहला ऋषभ देव थे, दूसरा अजितनाथ थे, तीसरा संभवनाथ थे और चौथा अभिनंदन और पांचवा सुमतिनाथ था। तो लेकिन अब आपको पूछ रहा है तीसरा कौन है? तो तीसरा कौन होगा बताइए? संभवनाथ जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे बताइए? ऑप्शन नंबर बी यानी कि संभवनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। 62 में क्या कहा जा रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्याग पत्र देना पड़ा था? तो इल्बर्ट बिल जो है कब आया था? 1883 से लेकर 84 के बीच। इसके कारण क्या हुआ? इल्बर्ट बिल के कारण लॉर्ड रिपन को जो है कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही त्याग पत्र देना पड़ा था। रिपन का कार्यकाल 80 से 84 तक माना जाता है और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिपन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कहा जा रहा है किसने कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था या बिपिन चंद्र पाल ने बोला था या लॉर्ड कर्जन ने बोला था या बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था? तो क्या होंगे इसके सही जवाब जरा आप लोग बताएं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने सर्वप्रथम कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि तथा रचनाकार थे और इन्होंने वंदे मातरम की रचना भी की थी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पालखेड़ा युद्ध से है। पूछा जा रहा है कि पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम तथा निजामुल के मध्य हुआ था और इसने निजामुल की हार हुई थी और यहां जीता कौन था? बाजीराव प्रथम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था, वहीं सक्कर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था और पाल खेड़ा का युद्ध जो है 1728 में हुआ था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे बताइए? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। 65 में क्या कहा जा रहा है कि मुगल शासक ने शाही दरवेश कहा जाता था किसको? अकबर को, जहांगीर को, औरंगजेब को या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के कब तक था? तो 1707 ईस्वी तक था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, 58 में, 1658 में और 59 में। औरंगजेब को जिंदा पीर एवं शाही दरवेश भी कहा जाता है। तो जिंदा पीर औरंगजेब को ही बोला जाएगा और शाही दरवेश किसको? औरंगजेब को ही बोला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? औरंगजेब यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और इसे जिंदा पीर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो 35वां अधिवेशन या 38वां या 41वां या 49वां? तो 41वां कांग्रेस अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। इस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। वो अधिवेशन 41वां था, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 41वां अधिवेशन में अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा, तामलुक में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, लेकिन
महदहा में नहीं किया गया था। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन में पूछ रहा है कहाँ नहीं किया गया था, तो सही जवाब क्या हो जाएंगे बताइए आप लोग, महदहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था, या 5 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था, या 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था, या 12 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को असंतोष फैलाने के आरोप में, किस लिए गिरफ्तार किया गया था, तो असंतोष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, लेकिन वो 6 वर्ष नहीं रहे, कुछ ही दिनों के बाद वो वापस आ गए क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रह रहा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, 10 मार्च 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि किस स्थान से युगल सौदाह का प्रमाण मिला है, मोहनजोदड़ो से, या बुर्ज होम से, या कालीबंगा से, या महदहा से। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। सामान्यतः क्या होता है कि एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता है, किंतु कालीबंगा तथा लोथल में क्रमशः 1 या 3 युगल सौदाह के उदाहरण मिलते हैं। अभी क्या होता है, हम लोग के समय में जो है एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, लेकिन कालीबंगा तथा लोथल में क्रमशः जो है 1 या 3 युगल सौदाह के प्रमाण मिले हैं, उदाहरण मिले हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, कालीबंगा। ऑप्शन के अनुसार कालीबंगा होगा, लेकिन कालीबंगा और लोथल से भी मिला है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 को देखेंगे। 70 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर या लोथल। तो हड़प्पा जो है इसका खोजकर्ता दयाराम साहनी जो है 1921 ईस्वी में किए थे, और मोहनजोदड़ो NG मजुमदार 1931 में किए थे, और रंगपुर का R राव 1953 से लेकर के 54 के बीच में किए थे, और लोथल का R राव जो कि 1957 में किए थे। तो इसका सही जवाब क्या होंगे जरा आप लोग बताएं। हड़प्पा का बताइए 1921। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो सही जवाब 2, 4, 1, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। किसी संख्या का, देखिए मान लेते कोई संख्या है तो उसका x का 65% इक्वल टू कितना कम है, तो कह रहा है 4/5 से 21 कम है, यानी कि 4x, ठीक है ना, बाई 5 माइनस 21 कर लीजिएगा। जो आएगा वही आपका आंसर होगा। क्या आंसर आएगा जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, हल कीजिएगा, वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, जो कि मैथमेटिक्स से ये भी कहा जा रहा है कि एक धनराशि ए को 21 दिन तथा बी को 28 दिनों तक मजदूरी करने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी करने के लिए पर्याप्त है। तो इसका क्या आंसर होगा जरा आप लोग बताएंगे कमेंट करके। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल, इसको हम छोड़ते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यह भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और कहा जा रहा है कि अपनी चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। समान चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो बताएंगे क्या इसका आंसर होगा आप लोग। ये भी मैथमेटिक्स है, इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ऐसे इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 5/4 गुने 24/60। तो देखिएगा हल करके क्या आता है इसका आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये भी मैथमेटिक्स से है, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग इसको भी बताइएगा। और 75 को भी हम लोग छोड़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहा जा रहा है 76 नंबर क्वेश्चन में कि 76 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कहा जा रहा है कि विश्व
सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून या 20 जुलाई या 20 अक्टूबर या 10 नवंबर? तो विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस का विषय जो था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट था, यानी कि कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट, वो इसका क्या था कि थीम था। तो ध्यान रखिएगा, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे, 77 को देखेंगे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 74वां रहा और इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन का रहा। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि भारत का स्थान 74वां था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। 78 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसडी के नए अध्यक्ष परेश रावल बने हैं, जो कॉमेडी करते हैं परेश रावल जी फिल्मों में। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष परेश रावल जी बने हैं और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII के अध्यक्ष शेखर कपूर जी बने हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परेश रावल यानी कि इसका नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष बने हैं और शेखर कपूर किसका? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का ऑफ इंडिया का। तो इसका सही जवाब परेश रावल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो माली एक अफ्रीकी देश है और यहाँ नए प्रधानमंत्री मुख्तार ओवने बने हैं और माली की राजधानी बमाओ है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा जा रहा है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश है या शशि थरूर जी है या मोहन भागवत जी हैं या उर्जित पटेल है? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी है। शशि थरूर का बहुत सारा पुस्तक है। पहला एक पुस्तक है वाई आई एम ए हिंदू, एन इरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट ऑफ इंडियन नोवेल। तो बहुत सारा पुस्तक लिखे हैं शशि थरूर जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शशि थरूर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। 81 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका मिलान सही है? और मिलान आपको बताना है। राज्यपाल और एक तरफ राज्य दे रखा है, तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का जो है राज्यपाल BD मिश्रा जी हैं और असम के जगदीश मुखी है और केरल के आरिफ मोहम्मद खान हैं और गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। और बाकी मिला लीजिए किसका मिलान सही है, अब आपको चुन करके बता देना है। क्या आंसर होगा जरा आप लोग बताइएगा। तो असम का जो है सही है क्योंकि जगदीश मुखी है, बाकी किसी का सही नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि असम। क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। कहा जा रहा है एक थीम दे रखा और पूछा जा रहा है कि इस थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस या विश्व शौचालय दिवस या विश्व निमोनिया दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस? तो बताएंगे इसके साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस 19 दिसंबर को इस थीम के अनुसार मनाया गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्व शौचालय दिवस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। कहा जा रहा है 83 में कि अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग हेतु अक्टूबर 2020 में जापान के साथ किया है और जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर
84 कहा जा रहा है कि महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयाघात से निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना का प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी था। वर्ष 1986 ईस्वी में फुटबॉल विश्व कप चैंपियन रही टीम अर्जेंटीना के वे कप्तान थे, जिसमें उनको गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्जेंटीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। 85 में क्या कहा जा रहा है कि सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है। कौन कौन देश है जरा आप लोग बताएं। तो सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश भारत, सिंगापुर और थाईलैंड का यह जो है त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, जो 2020 में अंडमान सागर में संपन्न हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। 86 में क्या कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात राज्य का प्रमुख योजना है और इसके अंतर्गत सूखे, ज्यादा बारिश, बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए सरकार जो है किसानों को 1 लाख मदद देने का काम करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 87 कहा जा रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया? तो छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसका सही जवाब छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए जो कि कोविड से है। पूछा जा रहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? थल सेना ने, नौसेना ने, भारतीय वायुसेना ने या राष्ट्रीय सुरक्षा बल ने? तो ऑपरेशन नमस्ते से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था। इस अभियान में सहयोग थल सेना का था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि थल सेना हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा जा रहा है कि रोजर पेनरोसो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया है? तो भौतिकी क्षेत्र में प्राप्त नोबेल पुरस्कार 2020 में जो है रोजर पेनरोस और हिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज, ये तीनों आदमी को मिला है। ऐसे याद रखिएगा, पेनरोज, गेंजेल और घेज को मिला है, जो कि एक ब्रिटेन के हैं, दूसरे जर्मनी के हैं और तीसरे अमेरिका के हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि भौतिकी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 90 होना चाहिए, लेकिन कुछ पुस्तक में इधर से उधर हो गया है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 पहले ही आ गई है। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाके में जो है आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया? बांग्लादेश ने किया, भारत ने किया या थाईलैंड ने किया या ईरान ने किया? तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात तूफान निवार का नामकरण ईरान द्वारा किया गया था और निवार का मतलब है रोकथाम करना। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। अभी हाल ही में जो भूस्खलन हुआ था, कहाँ? उत्तराखंड में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ईरान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ा जाए, जो कि यहाँ से मिस प्रिंटिंग हुआ है। 90 दे रखा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी देखेंगे। कहा जा रहा है कि भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही सुमेलित है?
तो बताएंगे तेजपुर लीची बिहार, पलानी पंचामृतम यानी कि मिष्ठान केरल, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ या इरोड हल्दी महाराष्ट्र। तो जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का ये है और तेजपुर लीची असम का है और पलानी पंचामृतम मिष्ठान जो है तमिलनाडु का है और इरोड हल्दी तमिलनाडु का है। तो यहाँ में सबसे सुमेलित आपका ऑप्शन नंबर सी ही है, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अब यहाँ से सही है क्रम। नेक्स्ट को देखेंगे। कहा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है या मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत, तो वन सर्वेक्षण जो है रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों में क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय है। और यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रदर्शित किया जाता है। कौन रिपोर्ट? तो वन आवरण वाला, समझे? तो पहला वन रिपोर्ट जो है 1987 ईस्वी में जारी किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे जो कि आईपीएल से है। कहा जा रहा है कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताएंगे आईपीएल 2020 का 13वां संस्करण जो है आयोजन संयुक्त अरब इमारत में किया गया और मुंबई इंडियंस 2020 के विजेता रहे और दिल्ली कैपिटल्स जो है वो विजेता रहे। मुंबई इंडियंस ने जो है सर्वाधिक 5 बार 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में और तथा 20 में भी खिताब जीतने का नाम अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे बताएंगे। आयोजन कहाँ हुआ था बताइए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? संयुक्त राज्य इमारत, और जीता है मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 94 को हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? पुदुचेरी बना है या चंडीगढ़ बना है या लक्षद्वीप बना है या सिक्किम बना है? तो 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे लक्षद्वीप बना है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। 2016 में जो है सिक्किम 100% जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य बना था, लेकिन अभी कौन है? तो लक्षद्वीप है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 95 को हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? बताएंगे महाराष्ट्र से या केरल से या आंध्र प्रदेश से या गुजरात से? तो 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। यह अहमदाबाद के साबरमती के बीच जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। यह प्लेन साबरमती से केवड़िया के बीच 200 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है। तो इसका सही जवाब गुजरात हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 96 को हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत ने पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम उद्रम का उड़ीसा का बालासोर से परीक्षण किया गया। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। कौन? तो रुद्रम, ठीक है ना। और डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो है उपयोग रडार को नष्ट करने में किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि रुद्रम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 कहा जा रहा है कि फोर्ब्स के अनुसार विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में सूची में प्रथम स्थान कौन है? निर्मला सीतारमन का, कमला हैरिस का या एंजेला मर्केल का या सोनिया गांधी का? तो फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सूची में प्रथम स्थान जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल का है, जबकि कमला हैरिस को तीसरा स्थान मिला है और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को 41वां स्थान मिल गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे बताएंगे आप लोग? 97 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 98 कहा जा रहा है 98 में 5वां विश्व मेटक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो 5वां विश्व मेंढक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जरा आप लोग बताएंगे। तो 2020 में 5वां जो है विश्व मेंढक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में किया गया था, जबकि चौथा जो है काठमांडू में किया गया था। और इसमें 7 सदस्य होते हैं विश्व मेंढक में, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी तथा सचिवालय ढाका में इसका स्थित है, बांग्लादेश के। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिहार से ही है, कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है, बताएंगे आप लोग। हाल ही में चुनाव हुआ, संपन्न हुआ था बिहार में, तो 18 या 22 या 24 या 26। तो हाल ही में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ 2020 में, उसमें जीते महिला विधायकों की संख्या 26 है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। कहा जा रहा है 100 में कि हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, जरा आप लोग बताएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में जो है सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश से मंजूरी दे दिया है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट है और यह प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट्स विद्युत उत्पादन करेगी। तो इसका सही जवाब कहाँ होगा, सतलज नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वे भी देख सके और लाभ उठा सके। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।